सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 494 को। और आई नो गाइस, आप लोग कल के एपिसोड के बारे में पूछ रहे होंगे, तो मैं आप लोगों को सीधा बता दूं कि कल ये वाला एपिसोड रिलीज ही नहीं हुआ था, तो मैं कैसे बनाता। अब जब ये रिलीज हुआ है तो आज मैं इसे बना रहा हूँ। मुझे नहीं लगता है कि इस हफ्ते आप लोगों को 3 एपिसोड देखने को मिल पाएंगे। अगर ऐसा होता तो आज इस साइड पे 2 एपिसोड रिलीज हो जाने चाहिए थे। कोई नहीं, जितना है उतने में ही खुश रह लो। आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल वीडियो को लाइक कर दो और हम आज के हमारे इस एपिसोड को शुरू करते हैं। और हाँ, इससे पिछला एपिसोड नहीं देखा हो तो पहले जाकर के उसे देख लेना। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यूजुआंग को दिखाया जाता है कि साइड से चाइफेंग बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए कहता है, जूनियर सिस्टर तुम दिक्कत ना लो, इसे मैं संभाल लूंगा। कह करके चाइफेंग अपनी फ्लेमिंग फिंगर का यूज करते हुए यूलिंग के ऊपर एक खतरनाक अटैक कर देता है, जिसे देख करके यूलिंग समझ गई होती है कि वो इसका सामना नहीं कर पाएगी और इस वजह से वो काफी ज्यादा घबरा गई होती है। जबकि चाइफेंग उसके काफी ज्यादा करीब आते हुए कहता है कि अब तुम मरो। लेकिन तभी यूलिंग को बचाने के लिए वहाँ पे बड़ी तेजी से गुईहू आ जाता है और चाइफेंग का अटैक सीधा गुईहू से जाकर के टकराता है, जिस वजह से वहाँ पे एक काफी ज्यादा जोरदार धमाका होता है। गुईहू ने उस अटैक को जैसे तैसे झेल लिया होता है, लेकिन उसे रोकने की वजह से गुईहू फिर भी थोड़ा घायल हो जाता है। इस वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जबकि इधर चाइफेंग धुएं में से आगे बढ़ते हुए कहता है कि गुईहू, पहले मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाता था, लेकिन अब इतने लंबे टाइम से एक अलाइट डिसाइपल बनने के बाद में पावर कंट्रोल आसानी से तुम्हें काबू में कर सकता है। इसके बाद फिर वो गुईहू को घूरते हुए हंस करके कहता है कि तुम बस सिर्फ बिखरे हुए हो। तो ये सुन गुईहू भी हैरान होते हुए उससे पूछता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। चाइफेंग हंसते हुए कहता है कि तुम इसे कभी नहीं समझ पाओगे और तुम्हारे इस हर्ट, तुम्हारे इस दिल के साथ तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझसे एक लेयर हायर होने की वजह से तुम मुझे आसानी से हरा पाओगे। इधर चाइफेंग की ये सारी बातें सुनकर के तो गुईहू को अचानक से एक शॉक लगता है। वो अपनी हर्ट की बात सुनकर के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है कि तुम मेरे हर्ट की फिर से कह रहे हो। जबकि इधर चाइफेंग अभी भी आगे कहता है कि हालांकि ग्रैंड एल्डर की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अब तुम इस बात को सीधा समझ लो, अब वो तुम खुद हो जिसने कि यहाँ पे हमें चैलेंज किया है, वो भी तब जब हम यहाँ पर तुम लोगों का मेरिली टेस्ट लेने के लिए आए हैं। तो अब ये हम पर नहीं बल्कि तुम पर निर्भर करता है कि अगर इसे कोई तोड़ मरोड़ करके पेश करता है। इतना कह करके गुईहू अपनी 2 उंगलियों में अपनी फायर एनर्जी को कंडेंस करता है और फिर सामने की ओर अपनी उस फायर एनर्जी से एक स्लैश लगाता है। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चाइफेंग का वो स्लैश अटैक वहाँ पे सामने खड़े बाकी के डिसाइबल्स से जाकर के हिट होता है और अगले ही पल उन्हें पता भी नहीं चलता उनके 2 हिस्से हो जाते हैं, जो देख करके तो बाकी के सभी डिसाइबल्स तो काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। जबकि ना सिर्फ वो लोग, गुईहू, यूलिंग और टाइयिंग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। ये सब करने के बाद इधर चाइफेंग कहता है और रही बात बाकी के लेवर डिसाइपल्स की, तो वो सब तो सिर्फ हमारे सेक्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक गंदगी है और कुछ भी नहीं। तो फिर आखिर वो एक अलाइट बनने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी तुम लोग ट्राई करने के बारे में सोचते हो तो तुम्हें बिल्कुल एक कीड़े की तरह कुचल दिया जाएगा। इतना कह करके चाइफेंग वहाँ पे जोर जोरों से हंसने लगता है। इसी के साथ यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगला सीन वापस से सेक्ट लीडर के सेक्ट हॉल का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि रेड हेयर वाले वेनरेबल यंग अपनी कहानियां बाकी के वेनरेबल्स को बताते हुए कहते हैं कि और इस तरह हम चारों ने अपनी जान बचाने से पहले खतरनाक हेल और अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया और इस तरीके की आपदा को फिर कभी होने से रोकने के लिए इस डीमन स्कैमिंग सेक्ट के एक अलाइट एल्डर और वेनरेबल होने के नाते ये हमारी ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इस सेक्ट की भलाई के लिए इसके बोझ को कैरी करने के लिए एक सच्चे व्यक्ति को तैयार करें और इस तरीके के बेकार की नीडलेस कैजुअलिटीज से बचें और एक जीनियस को आगे विकसित होने दें। जबकि वेनरेबल यंग की इतनी सारी बातें सुनकर के तो वेनरेबल सी भी परेशान होते हुए अपने मन में कहते हैं कि हे भगवान, अब तक तो ये पूरी शाम हो गई है और आखिर ये मोटा चर्बी का टब आखिर कब तक बोलता रहेगा, क्या सुबह तक। जबकि इधर सेकंड एल्डर भी अपने मन में कहते हैं कि अब तक तो ये हो जाना चाहिए, अब तक तो पूरा जाने का समय भी हो गया है। तभी फिर वेनरेबल सी वेनरेबल यंग से कहते हैं कि ठीक है वेनरेबल यंग, प्लीज अब आप कुछ देर के लिए तो शांत हो जाइए और अब मैं सब कुछ समझ गया और अब क्योंकि हमारे इस प्रस्ताव का इतना भारी विरोध हो रहा है तो ठीक है, फिर अभी के लिए हम इस बात पर रोक लगाते हैं क्योंकि अब आज बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। तो आइए फिर हम लोग इस बात के ऊपर किसी और दिन बात करेंगे। तो अब तो वेनरेबल भाई भी वेनरेबल सी की बात पे एग्री करते हुए कहते हैं कि हाँ भाई, इस बात के ऊपर तो मैं भी एग्री करता हूँ, वेनरेबल सी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे भी हम लोग इस बात के ऊपर पूरे दिन से चर्चा कर रहे हैं और अब बेहतर होगा कि फिर इस बात के ऊपर चर्चा करने के लिए
लिए बैठने से पहले खुद पहले ही इस बात की खोज कर लें। जबकि इधर भाई वेनरेबल यांग तो ये सब सुन गुस्सा होते हुए कहते हैं कि यार हमेशा ही तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, मैं कभी अपनी बात का आधा हिस्सा भी नहीं समझ पाता। तो वेनरेबल सी हंसते हुए कहते हैं कि फाइंड यांग, मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ और उन्हें आपको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइंड यांग तुम्हारी बातें सुनकर के ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग 10 साल से पढ़ रहे हो। इसके बाद फिर वेनरेबल सी सेक लीडर से कहते हैं कि सेक लीडर प्लीज आज मेरी क्रूरता के लिए मुझे माफ कर देना, और अब अगर आगे कुछ ना रह गया हो तो चलिए फिर अब हम लोग इस मीटिंग को एंड करते हैं और लेबर ऑफिस के इस फेथ के ऊपर किसी और दिन डिस्कस करेंगे। तो वेनरेबल सी की ये बात सुनने के बाद में सेक लीडर भी कुछ देर के लिए शांति से सोचने लगते हैं और कहते हैं कि अगर इस बात के ऊपर मीटिंग दोबारा होगी तो वो मैं खुद करूंगा, ना कि भाई तुम लोग अपनी इच्छा अनुसार घंटी बजाने लग जाना, कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो उसकी मैं हालत खराब कर दूंगा। इसके बाद घंटी के घंटा भी बजाने लायक नहीं रहोगे। तो वेनरेबल सी भी स्माइल करते हुए कहते हैं कि ठीक है मालिक, मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा। जबकि इधर वेनरेबल भाई तो भाई थड़ाके मार के हंसते हुए कहते हैं कि वेनरेबल भाई को इस तरीके से गिरा हुआ देख करके तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और इस सब के लिए तो फाइंड यांग का ही धन्यवाद बनता है, क्योंकि फाइंडिंग ने तो भाई अपनी बोलती से ही इस बूढ़े के छक्के छुड़ा दिए, वो भी तब तक जब तक वो बर्दाश्त भी नहीं कर सका, वरना तो हमें नहीं लगता कि हम लोग आखिर उसके साथ कितने समय तक और फंसे रहते। तो अब तभी वेनरेबल यांग भी कहते हैं कि है आखिर मैं कब टालम टोल वाली बातें कर रहा था, मैं एक कुशल संचालक हूँ, इस बात को हमेशा याद में रखना। और जबकि वो तो क्लियरली तौर पर बिल्कुल गलत था, और सिर्फ हमारे माइटी अधिकारों ने ही उसे कुछ थोड़े बहुत राइटियस सेंस दिए हैं, और मेरे पास तो शेयर करने के लिए और भी कई सारे रिलेशंस हैं, और अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें भी उन्हें शेयर कर सकता हूँ। उसी वक्त सेक लीडर भी पीछे से आते हुए कहते हैं कि ये काफी अजीब बात है, वेनरेबल सी आखिर आज यहाँ पर क्या कर रहे थे, और मेरे ख्याल से वो आज यहाँ पर अपनी उन यूजुअल योजनाओं के साथ नहीं आए थे जो कि वो हमेशा आते हैं। तो तभी ये सुन वेनरेबल यांग कहते हैं कि मेरे ख्याल से तो वो यहाँ पर सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए आया था, और यहाँ पे सिर्फ हमें रोकने की कोशिश कर रहा था। वो लोग ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे से कोई उनको बताता है कि लेबर यूलिंग यहाँ पे सेक लीडर और मास्टर से रिक्वेस्ट करने के लिए आई है। जबकि इधर यूलिंग का नाम सुन करके तो उसके मास्टर वेनरेबल भाई थोड़ा हैरान होते हुए कहते हैं कि यूलिंग आखिर वो लड़की यहाँ पे किस लिए आई है। जबकि इधर सेक लीडर तो उसे अंदर आने की इजाजत दे देते हैं। तभी ये सुन यूलिंग भी जल्दी से अंदर आते हुए उन लोगों से कहती है कि सेक लीडर, मास्टर, एलाइट लोगों ने हमारे लेबर ऑफिस में आकर के एक काफी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। उन्होंने लेबर ऑफिस में कई सारे लोगों को मार दिया है और कई सारों को घायल कर दिया है। साथ ही उन्होंने हम लोगों को ये धमकी भी दी है कि अगर हम लोग एलाइट एरिया में जाने की कोशिश भी करते हैं तो हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो यूलिंग की ये बात सुनकर के तो वहाँ पे खड़े सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। जबकि वेनरेबल यांग शॉक होकर के चिल्लाते हुए कहते हैं क्या आखिर वो कौन कमीना बच्चा है जिसमें की इतनी ज्यादा हिम्मत है, जो कि उसने वहाँ जाकर के लेवर्स को मार डाला, क्या उसे रूल्स की कोई परवाह नहीं है। यूलिंग उन्हें उनके बारे में बताते हुए कहती है वेनरेबल सर, उनमें से एक चाइफेंग है और दूसरी यू युआन है। जबकि इधर उन दोनों का नाम सुनकर के तो वेनरेबल भाई भी हैरान होते हुए कहते हैं क्या उनमें से एक 7th एल्डर की ग्रैंड डॉटर है, जबकि दूसरा 2nd एल्डर का ग्रैंड सन है। तभी वेनरेबल की भी कहते हैं कि हाँ वो लोग तो वेनरेबल सी की ही साइड पे हैं। तभी सेक लीडर भी कहते हैं कि ओ तो अब मैं समझा, तो वेनरेबल सी ने अपना ये गुड मूव चला है। सचमुच उसने एक ऐसे अच्छे डिवीजन का यूज किया है जिस समय हाई वेनरेबल लेबर ऑफिस से दूर अपने सेकुलरिज्म में है, और जबकि हम सभी लोग यहाँ पे इस मीटिंग में थे उस समय का फायदा उठाते हुए लेबर ऑफिस को अलाइट्स का एक कट्टर दुश्मन बना दिया, ताकि इस तरह अब हमारे लिए लेबर ऑफिस से अलाइट कैंडिडेट्स को चुनना अब काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और इस समय इंटरसेक्ट एक एडवांटेज में होगा। तो गाइस अब इसी सीन के साथ हमारा आज का एपिसोड बस इतना ही था, और अगर आगे का एपिसोड आया तो कल देखने को आप लोगों को मिल ही जाएगा। फिलहाल तो वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। बाकी अगर इस चैनल पर गलती से आ गए हो और वीडियोस पसंद आई हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। शुक्रिया।